नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग पीजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत चीन का पुनर्निर्माण और सन यात सेन की भूमिका पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चीन के पुनर्निर्माण के तहत 1911 की चीनी क्रांति और सन यात सेन की भूमिका पर बात की थी। आज हम लोग चीन की क्रांति यानी 1911 में चीन की क्रांति के पश्चात सन यात सेन की क्या भूमिका रही है चीन के पुनर्निर्माण में, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना अंडर सन यात सेन, इस पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि चीन की क्रांति के बाद 12 फरवरी 1912 को जो दो पक्ष संघर्षरत थे, यानी मंचू राजवंश और उसके समर्थक युआन शिकाई और सन यात सेन, यहाँ एक समझौता होता है 12 फरवरी 1912 को, जिसमें मंचू सम्राट ने राजगद्दी छोड़ने का निश्चय लिया तथा युआन शिकाई को लोकतंत्र की स्थापना करने का अधिकार दिया गया और उसने वादा किया कि मैं लोकतंत्र की स्थापना चीन में करूंगा। और इसके साथ ही डॉक्टर सन यात सेन, जो नानकिंग सरकार के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। यही समझौते के तहत चीन में राजतंत्र की समाप्ति होती है, मंचू राजवंश समाप्त होता है तथा गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन इसके पश्चात हम देखते हैं कि सन यात सेन के द्वारा नानकिंग सरकार के अध्यक्ष पद को छोड़ भले ही दिया गया, लेकिन देश में एकता स्थापित न हो सकी, क्योंकि युआन शिकाई पुनः मंचू राजाओं की तरह एक निरंकुश और अपना अधिनायकवादी शासन स्थापित करना चाहता था। और उसके मार्ग में सन यात सेन के द्वारा स्थापित कोमिंतांग दल सबसे बड़ा विरोधी दल था। युआन शिकाई चाहता था कि इस दल का पूरी तरह से चीन में खात्मा हो जाए, यह दल उसके खिलाफ कोई कार्य न कर सके, और यही कारण है कि उसने कोमिंतांग दल के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। 1913 ईस्वी में युआन शिकाई की पेकिंग सरकार पर एकाधिकार स्थापित हो गया। 4 नवंबर 1913 को उसने कोमिंतांग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस दल के बहुत से सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोमिंतांग दल के अनेक सदस्य विदेश भाग खड़े हुए और इस प्रकार कुछ दिनों के लिए चीन में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोमिंतांग दल का चीन की राजनीति से प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युआन शिकाई का निरंकुश शासन चीन पर बहुत अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। 1916 में उसकी मृत्यु हो जाती है। युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीन में पुनः अराजकता फैल गई और सारा देश अव्यवस्था का अड्डा बन गया, क्योंकि युआन शिकाई भले ही गणतंत्र विरोधी था, लेकिन उसने अपनी निरंकुश शासन व्यवस्था कायम कर ली थी। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उस निरंकुश शासन व्यवस्था को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला और चीन अराजकता व्यवस्था के माहौल से गुजरने लगा। केंद्रीय सरकार का रहा सहा प्रभुत्व भी अब समाप्त होने लगा और विभिन्न प्रांतीय सिपासलार यानी गवर्नर अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों के समान आचरण करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में डॉक्टर सन यात सेन ने लाभ उठाया। उन्होंने साउथ चाइना यानी दक्षिण चीन में पुनः अपनी शक्ति की स्थापना की और कैंटन, जो दक्षिणी चीन का एक प्रसिद्ध नगर था, वहां अपनी राजधानी बनाकर कोमिंतांग दल की सरकार का गठन किया। 1916 ईस्वी से कोमिंतांग दल का पुनः उत्कर्ष प्रारंभ होता है। यद्यपि युआन शिकाई ने कोमिंतांग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन पेकिंग सरकार के मतभेद और प्रांतीय शासकों के विरोधी रूप से लाभ उठाकर इस दल ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी। और जैसा कि हमने पहले कहा कि दक्षिण चाइना में अलग अलग कई प्रदेशों ने सन यात सेन और कोमिंतांग दल का साथ देना तय कर लिया। कैंटीन सरकार ने दावा किया कि चीन की वही असली सरकार है, यद्यपि इस समय तक उसका आधिपत्य सिर्फ साउथ चाइना के ही इलाकों पर था। 1921 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन को कैंटीन के सरकार का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया। 1921 ईस्वी के पश्चात सन यात सेन के नेतृत्व में कोमिंतांग दल की बड़ी प्रगति हुई। प्रारंभ में कोमिंतांग दल को जनता का लोकप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं था। इस संगठन का आधार डॉक्टर सन यात सेन के प्रति व्यक्तिगत वफादारी थी। डॉक्टर सन यात सेन ने यह अनुभव किया कि पार्टी की सफलता के लिए जनता का अधिकाधिक समर्थन परम आवश्यक है और व्यक्तिगत वफादारी के प्रति, विचारधाराओं के प्रति वफादारी होना परम आवश्यक है।
अतः उन्होंने कुओमिंतान दल के पुनर्गठन और उसके वैचारिक आधार पर कार्य करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीयता के सिद्धांत से ओतप्रोत होने के कारण कुओमिंतान दल को पश्चिमी यूरोपीय राज्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन और सहायता की जो आशा थी वह नहीं प्राप्त हो रही थी, क्योंकि उन देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं चाहती थी कि चीन एक मजबूत राष्ट्र बने और वहां राष्ट्रीयता का विकास हो। इसी समय रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार ने डॉक्टर सन यात सेन को सहायता देने का वचन किया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि चीन में इन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्यवादी व्यवस्था का भी प्रचार प्रसार हो सकता है, या साम्यवादी विचारधारा का फैलाव वहां भी हो सकता है। और यही कारण है कि वहां से माइकल बोरोदिन नामक एक रूसी साम्यवादी कुओमिंतान सरकार का सलाहकार बनकर कैंटन आया। उसने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के आधार पर कुओमिंतान दल का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। बोरोदिन ने पार्टी का आधार बहुत विस्तृत कर इसमें लोकतांत्रिक भावनाओं का समावेश कराया। चीन के सभी प्रगतिवादी विचारधारा के लोगों की सहानुभूति इस दल को मिलने लगी। इस कारण कुओमिंतान दल के अंदर अब दो तरह की विचारधाराएं दिखाई पड़ने लगती हैं। एक जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव कम था या नहीं के बराबर था। दूसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्रवादी विचारधारा जिसमें साम्यवाद की स्थापना एक प्रमुख उद्देश्य था। और यही कारण है कि कुछ लोग कुओमिंतान दल में वैसे भी घुस आए थे जो कुओमिंतान दल को एक साधन के रूप में देखते थे, जहां उन्हें राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति हो सकती थी। और यही कारण है कि कुओमिंतान दल में फूट पैदा हुई, जिसने चीन में गृह युद्ध का सूत्रपात किया, और उसकी उत्पत्ति हम इन्हीं दो विरोधी प्रवृत्तियों के अंदर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुओमिंतान दल के तीन सिद्धांत, यानी सन यात सेन ने जब पुनर्गठन प्रारंभ किया कुओमिंतान दल का, तो उन्होंने सोचा कि व्यक्तिगत वफादारी के साथ साथ एक वैचारिक प्रतिबद्धता भी कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए। और तब उन्होंने कुओमिंतान दल के तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इसकी पहली महासभा जो 1924 में हुई थी वहां पर किया। इस महासभा में डॉक्टर सन यात सेन ने अपने दल के तीन सिद्धांतों की घोषणा की, जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत था राष्ट्रीयता का। सन यात सेन ऐसा मानते थे कि चीन की दशा में सुधार के लिए चीन के लोगों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत का विकास परम आवश्यक है। साम्राज्यवादी देशों के हस्तक्षेप और शोषण के कारण चीन की स्थिति बिल्कुल एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों जैसी हो गई थी। इस हालत में विदेशी साम्राज्यवाद से देश की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि था, लेकिन चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता था जब चीन के लोग देशभक्त और राष्ट्रवादी बने। डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास पर बहुत बल दिया और कुओमिंतान पार्टी ने इसे अपने कार्यक्रम का एक प्रमुख सिद्धांत बना लिया। कुओमिंतान दल का दूसरा प्रमुख नारा था या सिद्धांत था लोकतंत्र। डॉक्टर सन यात सेन को लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। चीन के विकास के लिए वह लोकतंत्रीय व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मंचू राजवंश का अंत करने का निश्चय किया, और जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। वह जनमत को सर्वोपरि स्थान देना चाहते थे और चाहते थे कि चीन की जनता शासन के कार्य में अधिकाधिक हिस्सा ले। कुओमिंतान दल और डॉक्टर सन यात सेन का तीसरा प्रमुख जो सिद्धांत था, जिसे हम उसका उद्देश्य भी कह सकते हैं, वो है जनता की आर्थिक उन्नति। जैसा कि 1911 की चीनी क्रांति की परिस्थितियों में हमने पाया कि चीन में 1911 की क्रांति का एक प्रमुख कारण चीन की आर्थिक स्थिति का खराब होना था। देश बराबर अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ रहा था। लोग भूखों मर रहे थे। अतः चीन का आर्थिक विकास जहां जरूरी था, वहीं चीन की जनता का भी आर्थिक विकास होना निहायत जरूरी था, क्योंकि अधिकांश जनता देहातों में निवास करती थी और कृषि से अपना जीवन निर्वाह करती थी, और कृषि की पिछड़ी दशा और किसानों की आर्थिक दशा में एक गहरा संबंध था। यही कारण है कि कृषि के विकास चीन के आर्थिक विकास का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया, जो कि चीन की आर्थिक उन्नति के लिए परम आवश्यक था। और आर्थिक उन्नति के लिए चीन ने सन यात सेन के नेतृत्व में समाजवादी सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक समझा। डॉक्टर सन यात सेन कुओमिंतान दल के नेतृत्व में चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे।
वह पेकिंग सरकार से समझौता भी करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह पेकिंग भी गए। उन्होंने पेकिंग सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की, लेकिन वहां उन्हें घोर निराशा का सामना करना पड़ा और इसी मध्य 12 मार्च 1925 को पेकिंग में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर सन यात सेन का मूल्यांकन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर सन यात सेन 1911 की चीनी के राष्ट्रवादी क्रांति के जन्मदाता थे और साथ में चीन के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युआन शिकाई के साथ उनका संघर्ष चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां पर डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और चीन के आर्थिक विकास से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने चीन के लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति भावना भरने का अपूर्व प्रयास किया। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की उन्नति में अर्पित कर दिया। कुओमिंतांग पार्टी भी सन यात सेन की ही देन थी, जो उनकी मृत्यु के बाद भी शक्तिशाली बनी रही। इन अर्थों में जिस तरह से भारत की जनता महात्मा गांधी को और तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा को अपना आदर्श और अपना आदर प्रदान करती है, उसी तरह से चीन के इतिहास में डॉक्टर सन यात सेन का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।